जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक रिकेप देखते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने अब तक क्या देखा। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में अब तक हमने अधिकारों के बारे में जाना, अधिकार के प्रकार के बारे में हमने अच्छे से जाना, फिर हमने मूल अधिकारों की एक अवधारणा के समझ में आगे बढ़े और उसके पश्चात हम मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि को हमने देखा। फिर भारतीय संदर्भ में मूल अधिकारों की अवधारणा देखी, जिसमें 6 प्रमुख मूल अधिकारों का हमने एक लिस्ट बना करके एक ओवरव्यू देखा कि क्या क्या हमें आगे पढ़ना है। तो उसी कड़ी में दोस्तों हमने राज्य की अवधारणा देखी अनुच्छेद 12 और विधियों के संबंध में हमने देखा अनुच्छेद 13 में। अब आज के इस सेशन के माध्यम से अब हम आर्टिकल आर्टिकल खेलने जा रहे हैं, क्योंकि अब ये सीधे आर्टिकल की शुरुआत अनुच्छेद 14 से होती है। यानी कि कहूँ कि 6 प्रकार की गारंटियों में पहला जो गारंटी है समानता का जो अधिकार है ना, उसे हम क्या करते हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक हम उसे पढ़ते हैं। चलिए चलिए अनुच्छेद 14 यह बताता है कि यह समता का अधिकार प्रदान करता है। कैसे? कि भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। यदि इसमें अनुच्छेद 14 के प्रावधान का ब्रेकअप कर दूं, तो यह ब्रेकअप 2 संदर्भ में हमारे सामने आता है। पहला कि एक विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 ही बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसके बाद 15 से सीधे सीधे हमें समझना बहुत कुछ नहीं रहेगा उसमें, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट उसमें शामिल नहीं होंगे, सीधे वर्ड ही शामिल होंगे। देखिए, विधि के समक्ष समता यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया है। और इसमें शामिल क्या क्या है? तो विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी क्या है, समान है। तो इसमें विशेष अधिकार किसी को नहीं होगा, यह हो गई। दूसरा यह कहता है कि साधारण विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, मतलब विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। तीसरा यह कहता है कि कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, मतलब सभी कानून के सामने समान रूप से ट्रीट किए जाएंगे और कोई भी इस देश में कानून से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, कोई भी कानून के ऊपर नहीं होता। ये कहलाता है विधि के समक्ष समता, मतलब विधि के सामने सभी को समानता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका हम ब्रेकअप करते हैं तो दूसरा पॉइंट आता है विधियों के समान संरक्षण। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि विधि क्या है, सभी को इक्वल रूप से समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा, चाहे वह कोई मजबूत व्यक्ति हो, चाहे कोई वह दिव्यांग व्यक्ति हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वह महिला हो। तो विधि और कानून के द्वारा सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह क्या है? यह अमेरिका के संविधान से हमने क्या किया है, इसको अपनाया है। यह क्या कहता है? देखिए, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। मतलब इसका ये कहना है दोस्तों कि जैसे आप एक मजबूत व्यक्ति को ले लीजिए, हष्ट पुष्ट व्यक्ति को ले लीजिए और मान लीजिए कि कहीं कोई कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, और वहीं पे एक दिव्यांग व्यक्ति आ जाते हैं, तो क्या दोनों के लिए क्राइटेरिया समान होगी? नहीं होगी। दिव्यांग व्यक्ति को हम अलग रूप से ट्रीट करेंगे। तो इसमें समान विधि के अंतर्गत कहता है कि सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है, लेकिन जो असमान है उसके लिए क्या है, असमान रूप से उसको ट्रीट किया जाएगा। बिना भेदभाव के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल सही है, सभी के साथ किसी भी भेदभाव रहित इसमें
क्या होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता। मतलब यही है कि परिस्थिति के अनुसार क्या है कि लोगों के साथ हमें समान रूप से ट्रीट करना है। ये नहीं कि कोई जैसे मैंने आपको दिव्यांग और एक शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति के बारे में जानकारी दी, तो यही कहता है कि आप उसमें विभेद कर सकते हैं। आप दिव्यांगों के साथ वैसा ट्रीट नहीं कर सकते जैसा क्या है आप एक शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति के साथ आप जैसा ट्रीट कर रहे हैं, दोनों को आपको अलग अलग ट्रीट करना होगा। मतलब जो असमान तरह के व्यक्ति हैं उनके साथ एक नियम फॉलो होगा, जो एक टाइप के प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके साथ दूसरा नियम फॉलो होगा। दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। यही इसके कहने का सीधा सीधा सा मतलब है। ये हो गया अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं दोस्तों। अच्छा, एक पॉइंट आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है। इसमें अनुच्छेद 14 में एक विधि के शासन का भी कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, ब्रिटिश न्यायवादी एवी डायसी द्वारा विधि का शासन के संबंध में अवधारणा प्रस्तुत की गई है। सीधे सीधे प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है कि विधि का शासन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो वो क्या है, एवी डायसी के द्वारा वह अवधारणा प्रस्तुत की गई है। अनुच्छेद 14 कुछ अपवादों का भी वर्णन करता है। हमने तो बोल दिया कि भारत में विधि के समक्ष सभी समान हैं, कोई इसमें विधि के ऊपर नहीं है। लेकिन हर जो अनुच्छेद है उसमें संविधान ने कुछ अपवाद भी डाल दिए हैं। ठीक है, वो अपवाद ये है कि इससे भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट प्रदान की गई है। कि मतलब जैसे क्या होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में ये कहा जाता है कि ये अपनी पदावधि के दौरान इन पे आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, सिविल मुकदमा दायर की जा सकती है, लेकिन वो भी 2 महीने की यानी कि 60 दिन के नोटिस देने के बाद ही। तो यह क्या है भाई, राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख हैं, है ना, तो उनको क्या जेल ले जाते हुए, राष्ट्रपति के पद में रहते हुए क्या उनको जेल ले जाया जाना उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। सेम राज्यपाल के साथ भी किया गया है। ठीक है, दूसरा होता है अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। जब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 105 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप एक ओवरव्यू की तरह पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 194 के तहत विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 31 ग के तहत छूट प्रदान की गई है। फिर क्या है, विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत, कूटनीतिक व्यक्ति, इनको दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। मान लीजिए कि हमारे यहाँ ब्रिटेन के कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है, अमेरिका से आते हैं, जो राजदूत होते हैं वो यहाँ नियुक्त होते हैं, कूटनीतिक व्यक्ति जो एम्बेसडर होते हैं वे यहाँ नियुक्त होते हैं, तो उनके ऊपर दीवानी और फौजदारी मुकदमों से उनको क्या किया गया है, मुक्त किया गया है। ये है हमारे देश के संविधान में यह रखा गया है। अनुच्छेद 14 उनको ऊपर लागू नहीं होता है। और किन के ऊपर लागू नहीं होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। हमारे देश में यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई भी एजेंसी के लोग आते हैं तो उनको ये 2 प्रकार की दीवानी और फौजदारी मुकदमों से यानी अनुच्छेद 14 से उनको मुक्त कर दिया गया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो हिस्टोरिकल मूवीज़ हम देखते हैं उसमें क्या होता है, कोई भी दूत बन करके किसी राजा के दरबार में आता है तो कभी उसको मारा नहीं जाता, क्योंकि वो एक दूत है, सिर्फ मैसेंजर है, एक मैसेज देने आया है। तो उसी नियम को भी यहाँ फॉलो किया गया है। इस प्रकार हमने देखा अनुच्छेद 14 को काफ़ी डिटेल से। देखिए, अनुच्छेद 15, अब हम धीरे धीरे इसको पढ़ते जाएंगे, अब इसमें बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, किस संदर्भ में, तो अनुच्छेद 15(1) में यह प्रावधान है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति,
लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है। अच्छा देखिए, इसमें एक वर्ड आया है दोस्तों, केवल। केवल वर्ड जो है ये क्या है, एक्सट्रीम वर्ड है। मैंने जैसे केवल लगा दिया तो सिर्फ केवल ये कहता है कि इन 5 आधार पर आप किसी के साथ विभेद नहीं कर सकते, लेकिन इन 5 को छोड़ करके आप विभेद कर सकते हैं। ठीक है, भेदभाव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं धीरे धीरे हम देखेंगे। तो ये हो गया 15(1). 15(2) कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर निम्नलिखित में प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। क्या? दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों पर आप इस आधार पर नहीं रोक सकते कि भाई तुम तो महिला हो, मतलब लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर कि भाई तुम फलाने धर्म से हो, हम तुम्हें होटलों में प्रवेश नहीं देंगे। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, ना तो सरकार कर सकती है, ना ही कोई पब्लिक जो भी है, जनता बिल्कुल नहीं कर सकती। ये कानून का उल्लंघन होगा। दूसरा, राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थलों पर भी आप इन आधारों पर किसी को प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। तो बहुत ही सिंपल है। फिर आगे बढ़ते हैं हम 15(3). देखिए, 15(3) यह प्रावधान करता है कि राज्यों को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान ने दोस्तों महिला, छोटे बच्चों, बुजुर्ग को, दिव्यांग लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, इनको क्या करती है, संविधान इनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए कुछ कुछ प्रावधान स्पेशली इनके लिए बनाए गए हैं। तो वही प्रावधान किया गया है 15(3) में। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, कोई इन्हीं प्रावधानों का, इन्हीं को उपयोग करते हुए हमारे संसद ने कहा कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी, और दूसरा क्या होगा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किया गया है। क्यों? इन्हीं 15(3) को ही क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। चलिए, ये हो गया। अब 15(4) ये कहता है दोस्तों कि इसे पहला तो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। किसे? 15(4) को। और ये कहता है कि राज्य को यह अनुमति देता है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। ये 1951 में जोड़ा गया है, मतलब ये मूल अधिकार में नहीं था। इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रथम शब्द जहाँ भी आता है उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आप तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं प्रावधानों को ही उपयोग करते हुए ये कहा गया कि विधानमंडल में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। किनके लिए? अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कौन करती है? हम और आप नहीं कर सकते, सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसका पहचान करती है। तो ये हमने देखा 15(4). 15(5), 15(6) में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसको 93वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये भी मूल संविधान में नहीं था। यह अधिकार देता है राज्यों को कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। मान लीजिए कि किसी एग्ज़ाम के लिए कोई नंबर है, क्राइटेरिया उन्होंने स्थापित कर दिया कि भाई इसमें 50% नंबर सभी को लाने हैं, लेकिन राज्य सरकारों के पास यह अधिकार है कि वह ST, SC, OBC के लिए इसको क्या कर दे, प्रवेश में छूट संबंधी या उसे 33% कर दे या 23% कर दे, या अपने हिसाब से कोई भी एक सूटेबल प्रवेश संबंधी नियम वो बना सकते हैं।
तो इसका प्रावधान किया गया है। इसी हिसाब से देखिए आईआईटी आईआईएम में जो भी एडमिशन होते हैं तो प्रवेश में इनको क्या दिया जाता है, छूट एक हिसाब से दिया जाता है। और किसके तहत है दोस्तों, तो इसी 15(5) के तहत। आई होप कि आप जो अपने आसपास न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जो अपने जानते हैं, वो आप इन प्रावधानों के साथ अब उसको रिलेट कर पा रहे होंगे, ताकि मैं उन्हीं प्रकार के एग्जाम्पल को देने की कोशिश करता हूँ। फिर आता है 15(6). देखिए 15(6) तो बहुत रिसेंटली इसको ऐड किया गया है। वो कब किया गया है, इस अनुच्छेद को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या करती है, सरकार को कमज़ोर वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया गया है। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए संसद ने क्या किया, ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है ना, कि वहाँ कोई भी सीट होगी तो उनमें से 10% सीट ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, उसको रिजर्व कर दिया जाएगा। अच्छा सर, हमने तो सुना था ईडब्ल्यूएस को नौकरी में भी आरक्षण दिया जाता है। तो दोस्तों वो प्रावधान हम अब अनुच्छेद 16 के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए वो भी आपका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 16 कहता है कि अवसर की समानता की बात करता है। अब लोगों को क्या है, नौकरियों में या सरकार के किसी भी कार्यक्रमों में एक समान रूप से अवसर प्रदान करने के लिए, ताकि किसी भाई जो 14 है, पहली जो अधिकार है वो क्या कहता है, समानता का अधिकार। तो सभी को समान रूप से ट्रीट करने के लिए अनुच्छेद 16 को बनाए रखना बहुत ज़रूरी था। ये क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, ये है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किन आधारों पर, ये कहता है कि केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें एक ऐड हो जाता है निवास। हमने 5 तक देखा था, कहाँ, उसमें 15 में। अब 16 में निवास का भी एक प्रावधान जोड़ दिया गया, इसको भी ऐड किया गया और कहा गया कि केवल इन आधारों पर आप किसी के साथ विभेद नहीं कर सकते। किसमें, राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये हो गया कि भाई जन्म स्थान, छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम हुआ तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आप कभी कभी आप देखते होंगे कि बस्तर के लिए कोई भी पोस्ट निकला तो ये कह दिया जाता है कि आप रायपुर वाले इसमें नहीं डाल सकते। तो उसका भी प्रावधान आगे किया गया है। लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम में पर्टिकुलर जो सामान्य रूप से निकलेगा उसमें आप यही नहीं कह सकते कि भाई आप इस जन्म स्थान वाले तो आप नहीं डाल सकते, या आप इस जाति वाले हैं तो आप इसमें नहीं भर सकते उस फॉर्म को। चलिए अब 16(3) यह प्रावधान करती है कि संसद किसी भी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त, मैंने आपको अभी बताया, निवास की शर्त क्या कर सकती है, आरोपित कर सकती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई पोस्ट निकलता है या केंद्र सरकार ही निकालती है अपने स्तर पर, तो सीधे सीधे उसको आरक्षित कर सकती है कि भाई ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के निवासी ही इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसा शर्त क्या करती है, राज्य सरकार भी आरोपित कर सकती है। फिर 16(4) ये कहता है कि राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है मंडल आयोग के बारे में। ओबीसी का क्या होता है कि उनको रिजर्वेशन के संदर्भ में, वो एक इसी से संबंधित टॉपिक है, मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम उसको क्या करेंगे, एक इन डेप्थ उसमें एनालिसिस करेंगे और एक अलग से उसके संदर्भ में वीडियो बना लेंगे। ठीक है, ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान है, न कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कौन करेगा, ये करेगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार। एक सर्वे करा करके करेगी कि कौन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, न कि आर्थिक रूप से पिछड़े। मतलब इसको आर्थिक
आय को इसमें आधार नहीं बनाया जाएगा। किसमें? जब राज्यों की सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के लिए। चलिए, 16(4) का इसे 77वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह कहा गया कि राज्यों को शक्ति दी गई है कि वह अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था क्या करती है? कर सकता है। तो ये प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिया गया। फिर 16(ख) यह कहता है, इसको 81वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा सेवाओं में आरक्षण में अग्रनयन के नियम यानी कैरी फॉरवर्ड रूल को मान्यता प्रदान दिया गया। अब ये समझिए कि मान लीजिए कि एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण वाला कोई भी 100 पोस्ट निकलता है। कब निकलता है? 2023 में। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि सिर्फ 50% ही हमें कैंडिडेट मिले, यानी कि 50 पोस्ट ही फिल हुआ। 50 पोस्ट क्या हो गया? रिक्त रह गया। तो इस 50 पोस्ट को फ्यूचर में जब भी पोस्ट निकाला जाएगा तो उसको ऐड कर दिया जाएगा और वह फिर से रिजर्व होगा किनके लिए? एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिनके लोगों के लिए भी पुराने समय में आरक्षित था, उसको बैकलॉग बताया जाएगा और उसको फिर से ऐड कर दिया जाएगा। तो यही है कि वह उस समय जो 50% सीट जो खाली थी वह निरस्त नहीं होगा, सरकार उसको कैरी फॉरवर्ड उसको कर लेगी। इसी को कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल का मान्यता प्रदान कर दिया इसको सरकार ने। ठीक है। अब 16(5) ये कहता है कि यह धर्म के आधार पर राज्यों को विभेद करने की अनुमति देता है। वो कैसे? राज्य द्वारा निर्मित कोई भी विधि जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट व धर्म का संप्रदाय के लोगों को नियुक्त कर किए जाने का प्रावधान करती है, प्रवर्तनीय होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई भी मस्जिद है, कोई भी जैसे सिख धर्मों से संबंधित कोई भी एक संस्था है, तो सरकार यह नियम लाती है अपने विधि के माध्यम से कि भाई ये मुस्लिम धर्म से संबंधित संस्था है तो यहाँ पर मुस्लिम धर्म का ही प्रमुख होगा, अन्य धर्मों का प्रमुख नहीं होगा। तो ऐसे प्रावधान इस अनुच्छेद के माध्यम से करने की अधिकार किसको दिया गया है? राज्यों को दिया गया है। चलिए ठीक है। अब आते हैं 16(6). चलिए, आपका जो कन्फ्यूज़न है वो यहाँ समाप्त हो जाएगा। इसे 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल सही है। सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखिए, 16(6) और 15(6) में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। 16(6) नौकरी के संदर्भ में बात करता है और 15(6) किसके संदर्भ में बात करता है? वो नौकरी से रिलेटेड नहीं है। इसमें ही अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यह कहता है कि राज्यों को आर्थिक रूप से कमज़ोर किसी भी वर्ग के लिए नियुक्ति या पदों में 10% तक आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति दी गई है। मतलब ईडब्ल्यूएस के जो वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए 10% नौकरी में आरक्षण का प्रावधान क्या किया गया है? कर दिया गया है। चलिए, ये हमने देख लिया दोस्तों 16(6). काफ़ी इजी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको आपको समझने में दिक्कत होगी। केवल आर्टिकल पढ़िए, आर्टिकल के प्रावधान के कीवर्डों सहित आप याद कर लीजिए। प्रीलिम्स में पूछा जाएगा या मेंस में तो इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो सीधे सीधे इसमें आपको उसके प्रावधानों को ही थोड़ा सा ब्रीफ करना है और कुछ भी नहीं है। इसमें अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पूछ लिया जाएगा कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं, तो भाई आप 14 से 18 तक को बताइए, यो तो आपका समानता का अधिकार कंप्लीट हो गया। देखिए, 17वां में ये है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, या जिसे हम क्या कहते हैं, छुआछूत का जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा था उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध कर दिया गया है। मतलब इसको
दंड के स्वरूप में बना दिया गया है कि यदि आप इसका अवहेलना करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। इससे उत्पन्न किसी अयोग्यता को कानून को लागू करना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। इसमें एक समझने वाली बात है कि अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। यानी कि जो अस्पृश्यता का के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे 1955 के अधिनियम बनाए गए हैं, है ना, उसको फिर कई बार उसको संशोधन भी किया गया है। तो ये क्या है, अस्पृश्यता जो संरक्षण अधिनियम बनाया गया है उसमें भी क्या किया गया है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है, न तो संविधान में न ही अधिनियम में। तो इस आपको एक बात याद रखनी है कि प्रीलिम्स में कभी भी क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है। तो यहाँ हमने देखा कि समाज में किसी भी प्रकार के छुआछूत की जो एक भावना चली आ रही थी उसको अब समूल रूप से नष्ट कर दिया गया है। यदि आप किसी के साथ भी अगर ऐसी भावना रखते हैं या दुर्भावना से किसी को आप चिढ़ाते हैं तो वो क्या है, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। चलिए, अब आता है दोस्तों अनुच्छेद 18। ये करता है उपाधियों का अंत। अब ये क्या है, यह उपाधियों का अंत करता है। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, जैसे कि महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को इस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। भाई जैसे हमने देखा कि अंग्रेजों के शासनकाल में क्या होता था, अंग्रेज एक उपाधि दे देते थे, है ना। तो उसमें क्या होता था कि समाज में एक दुर्भावना पैदा होती थी, एक असमानता का भाव पैदा होता था कि भाई सामान्य नागरिकों के पास इतने अधिकार हैं और इनको उपाधि दे दी गई है, मतलब इसे सरकार क्या है, विशेष रूप से सम्मान दे रही है। तो ऐसा को दुर्भावना को समाज में एक विकट स्थिति पैदा करने के लिए, एक दूसरे को अलग करने वाली इस भावना को समाप्त करने के लिए ही संविधान ने ये प्रावधान किया कि अब हम इन उपाधियों का अंत कर देते हैं। तो अनुच्छेद 18 के माध्यम से अब राज्य सरकार दो उपाधियों के छोड़ और कोई उपाधि नहीं देगी। पहला, सेना के संदर्भ में जो उपाधि दी जाती है वो, और दूसरा विद्या के संदर्भ में जगह डी लिट की उपाधि दे दी, पीएचडी की उपाधि दे दी, डॉक्टर की उपाधि दी गई, इंजीनियर की उपाधि दी। ये क्या है, ये उपाधि नहीं है, ये क्या है कि एक प्रकार का सम्मान है या एक प्रकार की क्या है, वो कोई भी ले सकता है, योग्यता है, उसके लिए कोई उसको विशिष्ट प्रकार का राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो सर क्या भारत रत्न, भारत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री उपाधि हैं? बिल्कुल नहीं है दोस्तों, इनको उपाधि के कैटेगरी में नहीं लिया जाता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के सामने नहीं लगा सकता कि मैं भारत रत्न हूँ, मतलब नाम के सामने नहीं लगा सकता कि भारत रत्न फलाना, भारत रत्न, ये ऐसा नहीं लगाते हैं, अपने नाम के सामने इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज के सेशन के माध्यम से समानता का जो अधिकार है 14 से 18 तक के प्रावधानों को स्पष्ट रूप में हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम 19 से स्वतंत्रता के अधिकारों को देखने की हम शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। जैसे ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद फिर हम मेंस के जो क्वेश्चंस हैं 100 वर्ड्स के लिखने के लिए आपको देंगे। तब तक आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।